हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आप सबका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म गुप्ता क्लासेस में। चलिए भाई, हम लोग हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो ज्यादातर हिंदी में रिपीट किए जाते हैं, ठीक है, जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। अब ये जो है आपके यूपी से संबंधित कोई सा भी आपका पेपर है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, आपका आरओ एआर हो, या फिर आपका सीटेट हो, या कोई भी लेखपाल हो, वीडियो हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाता है वो आपके सामने है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द जलज और जलद का अर्थ बताना है। जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी बता चुकी हूँ, इस टाइप के एग्जाम्पल जो है, क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि दो हमारे समानार्थी शब्द दिए जाते हैं, एक जैसे शब्द दिए जाते हैं, उनका अर्थ पूछा जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है आपका जलज और जलद, इन दोनों के अर्थ बताना है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, जल का मतलब तो आप सभी को पता है पानी होता है, लेकिन यहाँ पे जा का अर्थ है जन्मा। जा का अर्थ क्या है भाई? जन्मा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जल का अर्थ तो है ही पानी, दे का अर्थ है देना, यानी कि क्या हो गया है? जल देना, यानी कि जल देने वाला कहलाता है जलद। और जलज क्या होता है? जो जल में जन्मा होता है। तो भाई कमल और जल देने वाला दोनों बिल्कुल सही है। मोती भी तो जल में ही पनपता है, जल में ही पनपता है। आप लोगों ने देखा होगा, व्हाइट कलर का मोती हो या फिर शंख हो, जल में ही तो होता है वो। कपूर जो है वो भी हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, एक तरीके से पानी ही प्रदान करता है हमें। और बादल तो है ही, यानी कि जल देने वाला कपूर, बादल, ये सब क्या कहलाते हैं? जलद कहलाते हैं, क्योंकि जल मतलब पानी और द मतलब देना, यानी कि पानी देने वाला। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा उक्त सभी। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो आप सभी को पता है स्वादिष्ट जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। नेक्स्ट है हमारा दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। मुनाफा। मुनाफा मतलब सभी को पता है फायदा होना, तो मुनाफे का हमारा विलोम शब्द क्या होगा? ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। मुनाफे का विलोम शब्द क्या होता है भाई? नुकसान होता है। चले आगे की ओर। चले, नेक्स्ट है हमारा दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देखना है। समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब कि जो एक जैसा अर्थ हो। तो एकांत का हमें ऐसा ढूंढना है इन चारों में से जो एकांत से मेल खाता हो। एकता, भाई एकांत और एकता का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। सहसा, साहस, कुछ भी मतलब नहीं है। अचानक, उसका भी कोई मतलब नहीं है। भाई एकांत और अचानक कैसे हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे शून्य जो दे रखा है वो एकांत से संबंधित है। कैसे? जैसे मैं बोल दूं एकांत स्थल, तो एकांत स्थल का मतलब क्या है? कि वहां पे कोई नहीं बैठा, बिल्कुल शांति है चारों ओर, है ना। तो जब कोई नहीं बैठा होता तो इसका मतलब होता है जीरो, और जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि एकांत। तो एकांत का सही आंसर होगा हमारा शून्य। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, नेक्स्ट है हमारा किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण। बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है, यानी कि जब किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह, यानी कि कोई भी इंसान हो, जब कोई बहुत बड़ा काम करता है, उसका नाम बहुत फैल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कि उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। क्या कहा जाता है भाई? उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो प्राणी जमीन पर रहता है, तो जलचर, जल मतलब जल में रहने वाला, जमीनी होगा नहीं हमारा। नभ मतलब होता है आसमान, ठीक है, और थल मतलब होता है जमीनी, यानी कि जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या कहा जाता है भाई? थलचर कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए
अब आता है हमारा इस मुहावरे का आप लोगों को अर्थ बताना है। चुल्लू लहू पीना, चुल्लू क्या होता है? ये होता है हमारा चुल्लू, है ना। जैसे बोल देते हैं ना भाई चुल्लू भर पानी में डूब मर, तो चुल्लू होता है छोटा सा, ठीक है, ये तो कहावत बनी है। तो चुल्लू मतलब होता है ये थोड़ा सा, ये जो हमारा हाथ का ही होता है। तो चुल्लू लहू पीना, लहू मतलब होता है खून, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा? जड़ से खत्म करना, दिया बुझाना, बहुत कष्ट देना या मौत की तैयारी करना। तो चुल्लू लहू पीना, जैसे ऐसा कहते हैं ना, किसी को तो एकदम ही मार देना और किसी को धीरे धीरे करके मारना, तो क्या होता है भाई? बहुत कष्ट देना। चुल्लू लहू पीने का मतलब क्या है? बहुत कष्ट देना। क्लियर है? चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। इस वाले का दोहे का हमें अर्थ बताना है। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, मुंह उतरना, पे में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना, ठीक है, दाने दाने को तरसना या आटा गीला होना। तो भाई बहुत अधिक अभावग्रस्त होना यानी कि बहुत ज्यादा किसी चीज की कमी हो जाना, तो वो क्या कहलाता है? दाने दाने को तरसना। समझ में आ गया? जब किसी भी चीज की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? हमारा अभावग्रस्त हो जाना, ठीक है। किसी भी चीज का अभाव होना यानी कि कमी होना, तो वो क्या कहलाता है? दाने दाने को तरसना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख, कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? ठीक है, कविता की परख जो है वो किसने लिखा भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये किस प्रकार का निबंध है? समीक्षात्मक है, वैचारिक है, मनोविकार विषयक है या भावात्मक है? तो ये परीक्षा कविता की परख जो है ये हमारा समीक्षा है, समीक्षात्मक निबंध है ये हमारा। समझ में आ गया? चल नेक्स्ट है हमारा राम तजुपे गुरु ने बिसारू, गुरु के सम हरि कूने निहारू। उपयुक्त पंक्ति में किसको महत्व दिया गया है? भाई ये जो यहां से यहां तक पंक्ति लिखी है इस पूरी लाइन में किसको ज्यादा बढ़कर बताया गया है? राम को, विश्व को, हरि को या गुरु को? जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, राम तजुपे गुरु ने बिसारो, गुरु के सम हरि को ने निहारो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि गुरु से बढ़कर मैं राम को भी ना मानूं, गुरु से बढ़कर मैं राम को भी ना मानूं, गुरु के सम हरि को न निहारो। यानी कि गुरु के सामने मैं हरि को भी नहीं निहारने का, नहीं देखने का। तो इसमें जो ज्यादा महत्वता दी गई है वो किनको दी गई है? गुरु को दी गई है। ऐसा कहा जाता है ना कि गुरु का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है, भगवान से भी बढ़कर होता है। तो इस पूरी पंक्ति में वही कहा गया है कि गुरु से बढ़कर मैं राम को भी ना मानूं, और अगर गुरु और हरि सामने हो तो मैं किसी भी हरि को नहीं निहारने का, बस गुरु को ही निहारूंगा। समझ में आ गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट है मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में है? मजदूर वर्ग दयनीय दिशा का चित्रण, ये जो है ये हमारी कौन सी कविता में है? इसका वर्णन जो है कौन सी कविता में है? बादल राग में है, भिक्षुक में है, संध्या सुंदरी में है या फिर वह तोड़ती पत्थर में है? तो इसका मतलब जो होगा वो इस वाली कविता में है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ये जो है ये हमारी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को जैसे याद ना रहे तो याद कैसे रखना है? इसमें दे रखा है मजदूर और यहाँ दे रखा है पत्थर तोड़ना, तो उससे याद रखना है ना कि मजदूर क्या करता है भाई? पत्थर को तोड़ता है। ठीक है ना? चल, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। गर्म से बना गर्मी, गर्म हो गया हमारा क्या? विशेषण। घबराना से बना घबराहट, घबराना विशेषण है। लड़का से बन गया लड़कपन, लड़का है हमारा जातिवाचक, तो इसका सही ऑप्शन है लड़का से बन गया लड़कपन। ठीक है, दूरी से दूरी, तो भैया दूरी जो है वो डिस्टेंस का बोध कराती है। ठीक है, चल निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। अच्छा, संयुक्त क्रिया के कुछ बच्चे बताते हैं कि 13 प्रकार होते हैं, तो वो 13 प्रकार इसी तरीके के होते हैं। आरंभ बोधक संयुक्त हो गया क्रिया, अंत बोधक संयुक्त क्रिया, वो इस तरीके से ही होता है। तो वो सब छोड़कर बस आप इसका मतलब समझने की कोशिश करो। आरंभ बोधक, आरंभ मतलब होता है शुरुआत,
संयुक्त मतलब दो क्रिया का मेल। पेड़ बढ़ता गया, बढ़ता और गया, यह काम करना पड़ता है, करना और पड़ता दो दो क्रियाएं हो रही हैं, देखना। वह रोने लगा, रोना और लगना। वह बीच में ही बोल पड़ा, बोलना और पढ़ना, यानी कि हर चारों में दो दो क्रिया हो रही हैं, लेकिन हमें इसमें देखना है कौन सी क्रिया दो तो हुई है लेकिन वो शुरुआत हो रही है उसकी। आरंभ मतलब शुरुआत, तो वह रोने लगा, उसकी रोने की क्रिया की शुरुआत हो रही है। जैसे मैं बोलूं अरे बच्चा रोने लगा, तो बच्चे रोने की शुरुआत हो रही है अभी, ठीक है। तो जहां पर भी दो क्रिया एक साथ आए लेकिन उनकी रोने की मतलब उन क्रियाओं के करने की शुरुआत हो, वो आ जाती है आरंभ बोधक में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास में क्या होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। पूर्व पद तो केवल और केवल अव्ययभाव समास में प्रधान होता है। उत्तर द्वितीय पद प्रधान होता है, बिल्कुल नहीं होता, दोनों पद प्रधान हमारे द्वंद्व में होते हैं। तृतीय पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही है, दोनों पद प्रधान ये भी हमारे द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है। उत्तर द्वितीय पद प्रधान दोनों का मतलब सेम होता है, उत्तर और द्वितीय यानी कि तत्पुरुष समास होता है। अब मैंने बोला यहाँ पे तृतीय पद प्रधान होता है, तो भाई बहुव्रीहि समास क्या होता है। दो तीन टाइप की इसकी परिभाषा है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, पहली तो ये है। दूसरी क्या है कि जिस समास में दोनों पद मिलके तीसरी की ओर संकेत करते हैं, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरी क्या है कि जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य मतलब होता है तीसरा पद, ठीक है। फिर तीसरी क्या परिभाषा है, तृतीय पद प्रधान होता है। तो ये तीनों परिभाषा आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में जो है कोई सा भी दे सकता है, जरूरी नहीं है एक ही परिभाषा है, कोई सी भी परिभाषा दे सकता है। यहां तक जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। सत्वक, पुरुष, गमला, गुलाब। अब एक बात बताइए, आपको सत्वक का अर्थ नहीं पता लेकिन पुरुष का तो अर्थ बताएं। तो पुरुष यहाँ पे समूह में तो दे नहीं रखा, गमला समूह में नहीं दे रखा, गुलाब समूह में नहीं दे रखा, यानी कि तीनों समूह में नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ठीक है, तो आपको कैसे समझना है, पुरुष, गमला, गुलाब ये तीनों हमारे समूह में नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा ये जो पहला वाला है ऑप्शन, इसका हमें अर्थ भी नहीं पता, तो सीधी बात है आप लोग इसी पे टिक कर क्या होगे, क्योंकि जब इन तीनों में से कोई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन सत्वक का मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। सत्वक का अर्थ होता है गुलदस्ता। क्या होता है भाई, गुलदस्ता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है। वाराणसी में है, इलाहाबाद में है, या फिर पटना में है, या आपका दिल्ली में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। हिंदी जो साहित्य है उसका सम्मेलन पूछा गया है कि कौन से नगर में स्थित है, ठीक है, तो वो है हमारा इलाहाबाद नगर में, ठीक। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना, ये तो बहुत फेमस रचना है और शायद आप लोगों ने कई बार पढ़ी भी और एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो भारत की खोज, इसका इंग्लिश में नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो भारत की खोज जो है ये किसकी है भाई, जवाहरलाल नेहरू की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है हमारा आप। कौन सा सर्वनाम है आप, तो आप जो है वो हमारा पुरुषवाचक है, निजवाचक यहाँ पे नहीं होगा। निजवाचक क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है खाली आप दिया है, यहाँ पर जो है वो खाली आपके बारे में पूछा है। यहाँ पे ये नहीं दिया कि कर्ता जब कोई भी शब्द का प्रयोग अपने खुद के लिए करेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा वाक्य नहीं दिया, खाली आप दिया है। जब भी कहीं खाली आप से पूछे तो आप पुरुषवाचक पे लगाएंगे, और कौन सी पुरुष पे, मध्यम पुरुषवाचक पे, सेकंड पर्सन पर। नेक्स्ट है पाठ प्लस शाला। पाठशाला के मेल को क्या कहा जाता है, तो भैया देखो संधि तो कहा नहीं जाएगा इसे बिल्कुल भी, ठीक है। पाठ प्लस शाला, पाठ के लिए शाला, शाला मतलब जो होता है पढ़ने का कमरा एक तरीके से, ठीक है। तो पाठ पहला पद है, शाला दूसरा पद है, इन दोनों के मेल से बनता है हमारा समास, पाठशाला। तो पाठशाला में हमारी संधि नहीं होगी, पाठशाला में हमारा क्या होगा भाई, समास होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन है हमारा उदासीन आकार। इनमें से कौन सी बोली उदासीन
आकार बहुला है, तो उदासीन आकार बहुला जो है बघेली, ब्रज, कन्नौजी या बुंदेली, तो इसका सही आंसर देंगे बघेली। उदासीन आकार मतलब जो कुछ शब्द यहां से उठा लिए, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से, ठीक है, तो वो बन जाता है उदासीन आकार, तो वो है हमारी बघेली। नेक्स्ट है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब जो थे वो थे बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। तो मिर्जा गालिब जो थे, याद रखना, वो थे बहादुर शाह जफर के, बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा श्री लाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार मिले? एक भी नहीं, कई सारे मिले। और किन्हें मिले? श्री लाल शुक्ल को। विश्रामपुर का संत, सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास या फिर राग दरबारी। तो श्री लाल शुक्ल को जो कई सारे उपन्यास, कई सारे पुरस्कार मिले ना, वो उपन्यास है इनका राग दरबारी। ये चीज याद रखना, इन्हें राग दरबारी के लिए सारे ज्यादातर उपन्यास पुरस्कार मिले हैं, चाहे वो आपका ज्ञानपीठ हो, चाहे वो आपका भारत रत्न हो, चाहे फिर वो कोई सा भी हो, साहित्य से संबंधित हो, कोई सा भी हो। तो श्री राम शुक्ल को जो पुरस्कार मिले हैं वो कौन सी उसके लिए मिले हैं? उपन्यास के लिए राग दरबारी के लिए मिले हैं, ठीक है। चलिए किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ किया गया? कहने का मतलब यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कब से देने जाने लगे, मतलब उसका जो आरंभ है वो कब से माना जाता है? तो 1955 से। देखो भाई 1954 में तो पहली बार दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1954 में घोषणा कर दी थी कि अब से 1954 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन जो पहली बार दिया गया वो पहली बार दिया गया 1955 में दिया गया। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है हमारा भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। I was overjoyed. I was overjoyed. Over का मतलब बहुत ज्यादा, joyed मतलब खुश, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है? मैं बहुत ज्यादा खुश था, यानी कि ओवर का मतलब खुश से भी ज्यादा खुश था। मैं उल्लसित था, गलत हो जाएगा, उल्लसित नहीं होता हमारा। मैं खुश से भी ऊपर था, भाई मैं ऐसे तो ना कहूंगी मैं खुश से भी ऊपर थी, ऐसे तो नहीं कहूंगी। मेरा दिल बाग बाग हो गया, मैं ऐसे जरूर कह सकती हूँ। जैसे मेरी खुशी ज्यादा थी, ये भी नहीं होने का। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आज तो तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, मेरा दिल एकदम खुश कर दिया, तुमने बाग बाग हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी इंसान खुश से भी ऊपर होता है तब उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बाग बाग, यानी कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इसका क्रम लिखवा रखा है कि पहले आती है हमारी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है, इसका अगर पूरा डिटेल में देखना चाहोगे तो क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। अपभ्रंश और अवहट दोनों सेम है, किसी किसी उसमें पूरी भी दे देते हैं और किसी दोनों को मिलाकर भी दे देते हैं और किसी किसी उसमें दोनों को अलग भी करके दे सकते हैं। तो अपभ्रंश और अवहट दोनों एक है। फिर आती है हमारी प्रारंभिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। जो आप लोग अब हिंदी पढ़ रहे हैं वो आधुनिक हिंदी में आती है, तो मैंने डायरेक्ट हिंदी में लिख दिया और एग्जाम में भी यही पांचों का क्रम दिया जाता है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को क्लास में डिटेल में इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो संस्कृत क्या पूछी गई है इसमें? भाषा, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अपभ्रंश का आप लोग पहले तो अर्थ याद रखना कि अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप। किसी भी चीज को जब हम बिगाड़ देते हैं तो उसका रूप बिगड़ जाता है, तो वही हमारा अपभ्रंश कहलाता है। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि संस्कृत जो है वो है हमारी शुद्ध भाषा। अब शुद्ध भाषा में परिवर्तन करने के बाद बनी हमारी पाली। शुद्ध भाषा में मैं अगर कोई भी परिवर्तन करूंगी तो वो रूप बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? भाई हमारे पास बिल्कुल प्योर दूध है, उसमें हम अगर एक बूंद पानी मिला देंगे तो वो मिलावट वाला बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, संस्कृत में जब हमने परिवर्तन किया
तो जब शुद्ध भाषा में परिवर्तन करा तो उसका रूप बिगड़ गया, यानी कि वो चली गई अशुद्ध की ओर। तो संस्कृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश मानी जाती है वो क्या मानी जाती है भाई? पाली मानी जाती है। क्लियर हो गई यहाँ तक? अगर पूछे पाली भाषा की अपभ्रंश है तो प्राकृत है, और प्राकृत की अपभ्रंश तो है ही अपभ्रंश। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर भीष्म साहनी? तो भैया अंधेर नगरी नाटक जो है उसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर है? तुलसीदास के गुरु थे, तुलसीदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य, रामानंद, नरहरि दास या राघवानंद? तो तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरि दास। नेक्स्ट है, नानक किस काव्य धारा के कवि थे? संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा? तो नानक जो थे वो थे संत काव्य धारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो भाई हमारा चौपाई भी होता है, दोहा भी, सोरठा भी, लेकिन ये दृष्टांत जो है ये हमारा छंद नहीं है, ये है हमारा अलंकार। ये दृष्टांत क्या है? हमारा अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का दृष्टांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? ज्ञानपीठ से सम्मानित यानी कि जिसे अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, वो कौन है? रघुवीर चौधरी हैं, राजेंद्र शाह हैं, मृदुला गर्ग हैं या फिर पन्नालाल पटेल हैं? तो भैया इनमें से सभी को मिला है, बस एक किन्हें छोड़ के? मृदुला गर्ग को छोड़ के। मृदुला गर्ग ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। इनमें से कौन सी रचना रांगी राघव की रचना रही है? रांगी राघव हमारे कवि हैं, इनमें से कौन सी रचना रांगी राघव की नहीं है? तो भाई जीवन के पहलू जो है वो रांगी राघव की नहीं है, बल्कि अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव, ये तीनों है रांगी राघव की। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। ये जरूर ध्यान रखना कि शुद्ध है या अशुद्ध है, तो हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। दूसरा है, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। भाई यह लड़की नहीं होगा, इस लड़की ने, यह की जगह क्या आ जाएगा? इस लड़की ने कोई भी काम ठीक से नहीं किया। ठीक है, रविवार को हम चर्च को जाते हैं, को नहीं आने का, रविवार को हम चर्च जाते हैं। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो भैया देखो यहाँ दुर्जन लोगों, एक बार बताओ, दुर्जन लोगों को अगर आप अलग करोगे तो दुहु प्लस जन, तो दुहु मतलब होता है बुरा, बुरे लोग। अब एक बार बताओ, जन तो इसमें मिलाई रखा है, दुर्जन शब्द को जब मैंने अलग कर दिया तो दुहु प्लस जन हो गया। ठीक है, और जन का मतलब लोग है ही, तो हमेशा याद रखना दुर्जन और सज्जन के साथ कभी भी ये लोगो शब्द का प्रयोग नहीं होता। दुर्जन और सज्जन के साथ कभी भी लोगों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दुर्जन शब्द में भी जन है और सज्जन शब्द में भी जन है, और जन का अर्थ ही लोग होता है। तो दुर्जन को सुधारना कठिन है, करेक्ट है हमारा। ठीक है, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, इसका शुद्ध जो वाक्य है वो ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है, आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो। इसमें आशीष को देखा जाए तो आज्ञा दी जा रही है। मैं आप में से किसी को भी बोलूं भाई आप अपनी पढ़ाई कीजिए या तुम अपनी पढ़ाई करो, तो इसका मतलब क्या है? मैंने आज्ञा ही तो दी है, तो ये आ जाएगा हमारा आज्ञावाचक में। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, इनमें कौन सा वाक्य है? प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अब मैंने और पे जो है
अंडरलाइन क्यों करी है? क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ और, एवं, तथा, या, किंतु, परंतु, पर, इसलिए, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य वाले होते हैं। संयुक्त और मिश्र की मैं आप लोगों को क्लास में पहचान बता चुकी हूँ, तो बस आपको कुछ नहीं याद रखना, संयुक्त और मिश्र की पहचान याद रखनी है कि संयुक्त वाक्य में कौन कौन से शब्द आते हैं, और, एवं, तथा, या, किंतु, परंतु, पर, इसलिए, क्योंकि, ये आते हैं। ठीक है, तो ये चला जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य में। कौन निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? यानी कि कौन सा हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, तो इसे जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा जगत प्लस अंबा। भाई हमारा बिल्कुल है, व्यंजन संधि हमारी, द के स्थान पर तय लगा दिया मैंने, व्यंजन संधि का नियम है। विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, ये हमारा स्वर संधि का है। विद्यालय में जो है भाई हमारी स्वर संधि है, व्यंजन संधि नहीं है। और स्वर में भी कौन सी संधि है भाई बच्चों? दीर्घ संधि है। ठीक है, विद्यालय में हमारी दीर्घ संधि है। ये मैं जब क्लियर करूंगी जब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। ठीक है, संतोष को जब हम तोड़ेंगे तो सम प्लस तोष, ये बिंदु जो होता है हमेशा याद रखना है, बिंदु को बदलता है आधे में, ये चीज हमेशा याद रखना। और अहंकार क्या हो जाएगा? अहम प्लस कार। अहम क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ये बिंदु है। तो हमारे तीनों ऑप्शन ए, सी और डी, तीनों ऑप्शन हमारे व्यंजन संधि के, किसे छोड़ के? बी ऑप्शन को। विद्यालय जो है वो हमारा स्वर संधि है और स्वर में भी हमारा दीर्घ संधि है। बढ़े आगे की ओर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहां तक सारे क्वेश्चन क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट आता है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, जैसे हम किसी की कोई चोरी पकड़ने, हम बोले अरे तुम्हारे तो चेहरे की हवाई उड़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना, क्रोधित होना। तो इसका सही आंसर है घबरा जाना। चलिए नेक्स्ट है हमारा चक्कर में डालना। भाई किसी को हम अपने चक्कर में डाल दें, भाई तुम्हारा काम, मैं किसी से बोलूं भाई आपका काम जो है ये 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसे बोलूं कि आपका काम 2 दिन में हो जाएगा, फिर वो व्यक्ति 2 दिन बाद आता है, फिर मैं बोलूं कि भाई आज तो नहीं हुआ, आपका काम परसों हो जाएगा, वो फिर परसों आए, मैं बोलूं भाई 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब क्या करा मैंने? उसे चक्कर में डाल दिया, यानी कि उसे घुमा दिया। तो चक्कर में डालना यानी कि घुमा देना किसी को। ठीक है, किसी का पागल बना देना। नेक्स्ट है शिखा का कौन सा अर्थ गलत है? दीपक की लौ शिखा होता है बिल्कुल। कलंगी, वो भी हमारा शिखा बोलते हैं उसे। शिखर, वो तो शिखा है लेकिन शिक्षा जो है उसका अर्थ शिखा नहीं होता है। शिक्षा का अर्थ शिखा नहीं होता है। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी मतलब कि विलोम शब्द। तो सुप्त का अर्थ होता है सोना, इसका अर्थ है जागृत। जागृत मतलब कि जगना। ठीक है, जागरण भी होता है, जागरण मतलब कि जागना। जहां लोगों का मिलन हो, आप सभी को पता है भाई लोगों का मिलन मेले में तो नहीं होता है, मेला तो हम देखने जाते हैं। भीड़ में, भीड़ तो हमें बाजार में भी मिलती है, वहां लोग मिलते तो नहीं है, अपना काम करने आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? सम्मेलन। तो जहां लोग एक दूसरे से मिलने आते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, वो कहलाता है हमारा सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन तो कोई शब्द ही नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है हमारा श्वेत और स्वेद का अर्थ बताना है। तो बच्चों श्वेत का अर्थ आप सभी को पता है सफेद होता है। तो सफेद यहाँ पे 2 ऑप्शन में, एक तो इसमें बी और सी में, यानी कि ए और डी हमारा गलत है। ठीक, और स्वेद का अर्थ देखना है तो स्वेद का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चों पसीना, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो श्वेत और स्वेद का अर्थ होता है सफेद और पसीना। अब जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई भी किसी को दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग इन क्वेश्चन की और भी अच्छे से तैयारी करना। कुछ चीज समझ में ना आए तो हम हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।